औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फरहान अली आप सबको द केस ऑफ इस्लाम में खुशामदीद कहता हूँ। सीरीज़ इस्लाम एंड एथीज़म का आज एपिसोड 8 है, दैट इज़ द डिवाइन प्रिसीजन और द डिज़ाइंड यूनिवर्स। हम देखेंगे किस तरीके से यूनिवर्स के अंदर कॉस्मिक ऑर्डर है और डिज़ाइन है खुदा की तरफ रेफ़र करती है। अपना आर्ग्यूमेंट रखने से पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग और आप किचन में जाते हैं, देखते हैं टेबल पर टोस्ट रखे हुए हैं और उसमें चॉकलेट लगी हुई जो कि आपकी फेवरेट है, और उस टोस्ट पर लिखा हुआ है आई लव यू चॉकलेट स्प्रेड से। आपके ज़हन में क्या बात आएगी कि ये टोस्ट खुद ब खुद अपने आप को इसने बना लिया और आई लव यू वर्ड्स जो है खुद ब खुद इसमें आ गए, या फिर आप सोचेंगे ये चांद से हुआ है, यानी विदाउट एनी इंटेंशन और कॉज या पर्पस हुआ है, या फिर आपका जो माइंड है ये कंक्लूड करेगा कि किसी आपके रिलेटिव ने या प्यारे ने जो है आपके उठने से पहले यहाँ पर वो आया है और उसने जो है ये आई लव यू वर्ड्स लिखे हैं और सारा चीज़ जो है आपके लिए ये जो है तैयार किया है। तो हमारी जो यूनिवर्स है ये भी डिफरेंट नहीं है, इसके अंदर भी एक ऑर्डरली एक कॉस्मिक स्ट्रक्चर है जो कि एक पर्पसफुल डिज़ाइन की तरफ हमें इशारा करता है। यूनिवर्स के अंदर एक राइट सेट ऑफ लॉज हैं जो कि हमारी एग्जिस्टेंस को जो है परमिट करते हैं, और अगर ये लॉज डिफरेंट होते तो हमारी जो कॉन्शियस लाइफ है ये शायद पॉसिबल ना होती। तो हमारे यूनिवर्स के अंदर जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, एक सेंसिटिव अरेंजमेंट है प्लैनेट्स की और कॉस्मिक जो है जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उन सब की, जो कि हमारी लाइफ को जो है वो परमिट करते हैं, और इनकी साइज़ भी जो है डिफरेंट होती हैं। तो अगर ये सारे डिफरेंट होते तो शायद आप मुझे देख ना रहे होते और मैं जो है बोल ना रहा होता। इनफैक्ट हम कभी भी जो है एग्जिस्ट ना करते। एक दूसरी एग्जांपल लीजिए, एनालॉजी, कि आप जो है नासा के अंदर काम करते हैं और ये ईयर है 2070। आप एक प्लेनेट पे जाते हैं जो कि अर्थ की तरह है और वहाँ पर आप कुछ भी नहीं पाते हैं, जस्ट रॉकी सरफेस है। तो आप लाइफ की सर्च में जो है निकलते हैं, तो आप आगे चलकर एक आपको इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर मिलता है ग्रीन हाउस की तरह, जहाँ पर अंदर कुछ क्रिएचर्स ह्यूमन की तरह, और वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, उनकी नॉर्मल एक प्रोडक्टिव लाइफ चल रही है। तो आप नज़दीक जाते हैं तो उनके जो एम्बेसडर ने आपको इनवाइट करते हैं अंदर। आप अंदर जाते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि भाई जो है आप किस तरीके से आप यहाँ पर रह रहे हैं। तो बताते हैं भाई हमारे पास जो है राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, हमारे पास जो है वो फूड की प्रोडक्टिविटी के लिए भी कंपाउंड्स मौजूद हैं और बाकी सारी चीज़ें जो है ज़रूरत के लिए मौजूद हैं। तो आप उनसे पूछते हैं, एक रैशनल बंदा पूछेगा कि कैसे जो है इस रॉकी सरफेस के अंदर जहाँ पर कोई लाइफ नहीं है आपने एक इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया। तो इमेजिन करें, वो जवाब देता है कि इट हैपन ऑल बाय द चांस। तो आपका जो रैशनल माइंड ऑटोमेटिकली उसकी इंप्लीकेशंस को कॉन्सेप्चुअलाइज करने की कोशिश करेगा, बट कंक्लूड करेगा कि ये रैशनल है, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट बीइंग का जो है वो एक डिमांड करता है, ना कि ये कि इट ऑल हैपन बाय द चांस। उसके बाद एक जो है उनमें से एक बंदा कहता है कि वी आर जोकिंग, ये जोक से कम नहीं है। तो सोचें कि अगर स्मॉल इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसी एक प्लैनेट पर हमें ये इन्वोक करने की कोशिश करता है कि इसके पीछे एक इंटेलिजेंट बीइंग है, तो ये हमारी यूनिवर्स जो कि जिसके अंदर एक कॉस्मिक ऑर्डर है, जिनके अंदर एक राइट सेट ऑफ लॉज हैं, पर्टिकुलर फिजिकल लॉज को फॉलो करती है। सो हाउ कैन इट हैपन विदाउट यू नो एक मैथमेटिशियन, एक ग्रैंड क्रिएटर और एक डिज़ाइनर। सो अगर लॉज यहाँ के डिफरेंट होते या फिर जो है जो यानी कॉस्मिक ऑर्डर डिफरेंट होता तो कभी भी जो है कॉन्शियस लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट ना कर सकती। हमारी गैलेक्सीज इन जो है अनलिमिटेड हैं, उसके अंदर फिर प्लैनेट्स हैं जो भी वो भी जो है अनलिमिटेड हैं, और उस प्लैनेट में हमारा एक प्लैनेट अर्थ है जहाँ पर ट्रिलियन जो है कॉन्शियस बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। सो ये कैसे पॉसिबल है कि ये सब कुछ जो है वो बिना किसी मैथमेटिशियन, बिना किसी क्रिएटर के हो और ऑल बाय चांस जो है वो एग्जिस्ट करे। सो मेरे हिसाब से ये मिरेकल से ज़्यादा जो है वो कम नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मिरेकल है। अब हम देखते हैं कि इस्लामिक बेसिस क्या है डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। सो द आर्ग्यूमेंट हैज़ द इस्लामिक फाउंडेशन। जो कुरान है वो रेफ़र करता है सेलेस्टियल बॉडीज़, ऑल्टरनेशन ऑफ डे और नाइट की तरफ, प्लैनेट्स, ह्यूमन बींग्स, जितनी भी कॉन्शियस बींग्स हैं उसकी तरफ रेफ़र करता है, ताकि अपने जो रीडर है, पढ़ने वाला है, उसके अंदर एक डिज़ाइनर की, एक मेकर की जो एक प्रेजेंस है उसको जो है वो इन्वोक कर सके। तो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया है कि जो सूरज और चाँद है वो हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और सितारे और दरख्त सजदे कर रहे हैं। हमने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान अदल कायम की।
मीज़ान जो है इसकी मीनिंग है हारमोनी या फिर डिवाइन प्रिसीजन कह सकते हैं, बैलेंस कह सकते हैं। तो बेसिकली काफ़ी रेफरेंसेस कुरान से पेश किए जा सकते हैं जो कि इस डिवाइन प्रिसीजन, ऑर्डर या हारमोनी की तरफ जो है वो रेफर करता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकीनन हमने आसमान और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के जो है वो अदल बदल में निशानियाँ रखी हैं उनके लिए जो कि समझ रखते हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो सूरज और चाँद है वो एक जो हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं, यानी एक प्रीसीज कैलकुलेशन से जो है वो चल रहे हैं। तो इस्लामिक स्कॉलरशिप ने डिज़ाइन को रेफ़र किया है ताकि वो एक डिज़ाइनर को जो है वो उसकी तरफ रेफ़र कर सके। इमाम अल गज़ाली जो है उन्होंने लिखा है कि कैसे लोएस्ट माइंड भी जो है ये सोच सकता है जो कि इस सारी यूनिवर्स की मार्वल्स पर गौर फिक्र करे और उसके अंदर ये ख्याल पैदा हो कि सब का सब जो है बिना किसी मेकर के हो सकता है, डिटरमाइनर के हो सकता है या डिज़ाइनर के हो सकता है। तो इमाम अबू हनीफ़ा जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं इस्लाम के, एक दफ़ा वो एक एथियस्ट से इंगेज हुए डिबेट में, पब्लिक डिबेट थी। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने जो है इस डिस्कशन को शुरू किया डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट से। उन्होंने कहा कि मुझे पहले बताओ कि तुम एक बोट के बारे में, उस बोट के बारे में क्या सोचते हो जो कि दरियाए फ़िरात गई खुद ब खुद, उसने सामान लादा अपने ऊपर, फूड बाकी सारी चीज़ें, वो आई जो है वो खुद ब खुद आई, रिटर्न हुई, एंकर किया खुद को, अनलोड किया सारे सामान खुद को विदाउट एनी सेलर या फिर विदाउट एनी कंट्रोलर। तो उसने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया कि अगर तुम्हारे एक बोट के बारे में, एक शिप के बारे में ये ख्याल है तो हाउ कैन यू थिंक कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्स वो किसी बिना जो है वो क्रिएटर के या फिर किसी डिज़ाइनर के जो है वो चल सकती है। एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने पेश किया। तो ही कुडंट आंसर दैट क्वेश्चन। तो कुरानिक वर्सेस और जो इस्लामिक स्कॉलरशिप है उसने जो डिस्कवरीज अभी हुई हैं फिज़िक्स के अंदर उसको रेफ़र किया है, जिसके अंदर ये हमें बताया गया कि यूनिवर्स के अंदर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉज हैं और जो कि हमारी यानी कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसको फैसिलिटेट करते हैं। और इसको जो है कहा जाता है फाइन ट्यूनिंग बाय मेनी स्कॉलर्स, साइंटिस्ट एंड थियोलॉजियंस। ओके, अब मैं अपने असल आर्गूमेंट की तरफ आ रहा हूँ, दैट इज़ फाइन ट्यूनिंग। तो देखते हैं कि फाइन ट्यूनिंग क्या है। फाइन ट्यूनिंग बेसिकली इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं जिसमें से दो मेन मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये है कि यूनिवर्स के अंदर एक ये पर्टिकुलर राइट सेट ऑफ लॉज हैं जो कि हमारी एग्जिस्टेंस को, कॉम्प्लेक्स कॉन्शियस लाइफ को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, और अगर ये डिफरेंट होते तो फिर हमारी लाइफ कभी भी एग्जिस्ट ना कर सकती। दूसरा, यूनिवर्स के अंदर एक ऑर्डर है, कॉस्मिक ऑर्डर है। जिस तरीके से फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और मुख्तलिफ जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज़ अरेंज हैं, ये हमारी लाइफ को, अर्थ को जो है फैसिलिटेट करते हैं। ये सारे डेटा जो है इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जो कि अब हम देखेंगे। सबसे पहला जो मैंने जैसे बात की, फिजिकल लॉज। हमारी यूनिवर्स के अंदर पर्टिकुलर फिजिकल लॉज हैं जो कि काम कर रहे हैं, और ये जो राइट सेट ऑफ लॉज हैं ये हमारी एग्जिस्टेंस को जो है फैसिलिटेट करते हैं। अगर ये स्लाइडली चेंज होते तो रिज़ल्ट ये होता कि हमारी कॉन्शियस लाइफ कभी भी एग्जिस्ट ना कर पाती। सबसे पहले जो 4 लॉज हैं जो कि काम कर रहे हैं इस पूरी यूनिवर्स में, जिनमें से लॉ ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। हम इसको एक एक देखेंगे, इसकी जो है क्या सिग्निफिकेंस है, और अगर डिफरेंट होते तो क्या हो जाता। लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है ये बेसिकली 2 मैसेज के बीच में एक अट्रैक्शन है, और अगर ये ना होती तो हम चीज़ों को एग्रीगेट ना कर पाते, कभी भी चीज़ें जो है वो कभी भी अपनी जगह पर थम ना पाती। तो अगर ये ना होता तो स्टार्स ना होते, और अगर स्टार्स ना होते तो जो एडिक्वेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें ना मिलती, और उसकी वजह से पूरी की पूरी जो यानी यूनिवर्स है ये डार्क हो जाती, वैक्यूम स्टेट के अंदर जो है वो चली जाती। दूसरी फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो यूनिक फोर्स है ये इफेक्ट करती है हर चीज़ को जो भी एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है चीज़ों को स्ट्रेंथ, हार्डनेस और शेप देने के लिए। इसके अलावा ये अगर ना होता तो एटम्स कभी भी जो है वो पॉसिबल ना होते, एग्जिस्ट ना करते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको जो ऑर्बिट के अंदर जो चीज़ रिवॉल्व कर रही है, इंटैक्ट करके बैठी है, वो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ये अगर एटम्स ना होते तो ऑब्वियसली कोई भी लाइफ ना होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये केमिकल बॉन्डिंग भी कॉज करती है, जिसकी वजह से जो चार्जेस हैं खुद को अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग ना होती तो कभी भी लाइफ एग्जिस्ट ना कर पाती। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर 1 फोर्स स्ट्रेंथ है, जिसको जॉन लेस्ली जो है इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं अपनी किताब इनफाइनाइट माइंड्स के अंदर। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 1 फोर्स स्ट्रेंथ है जो कि मुख्तलिफ प्रोसेस को जो है वो यानी कि रन करती हैं। जैसे कि स्टार्स को बंद करना, मिलियन ऑफ ईयर से जो है वो स्टार जो है ऐसे ही वो जल रहे हैं, और स्टार्स के अंदर कार्बन सिंथेसिस हो रहा है। इसके साथ साथ जो लेप्टॉन्स हैं वो
क्वार्ट्स को रिप्लेस नहीं करते हैं इसी वजह से। अगर ऐसा होता तो एटम्स कभी भी जो है वो पॉसिबल ना होते। इस तरीके से प्रोटॉन्स हैं ये डीके नहीं होते हैं जल्दी इसकी वजह से, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रिपेल भी नहीं करते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो वो कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक 1/4 स्ट्रेंथ जो है इतने सारे काम कर सके, और हालांकि मुख्तलिफ जो है वो इसके अंदर फोर्सेस दरकार हैं इन सारे काम को करने के लिए। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो ये हो सकता है कि देयर इज़ अ क्रिएटर जिसने जो है इसको ऐसा करने पर जो है वो मजबूर किया कि एक फोर्स जो है इतने सारे काम कर रही है। सो अब थर्ड जो फोर्स है जो कि काम कर रही है इस यूनिवर्स के अंदर, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बेसिकली न्यूक्लियस जो है इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज जो है वो चार्जेस होती हैं, प्रोटॉन्स होते हैं जो कि उमूमन अपने आप को रिपेल करते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि वो फ्लाई कर जाएं, लेकिन चूंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो वो इन सारे प्रोटॉन्स को इंटैक्ट करके बैठी है ताकि वो जो है वो उस यानी कि डायरेक्शन के अंदर मूव करते रहें। तो अब न्यूक्लियस इंटैक्ट है, इस वजह से अगर ये चेंज होते बिल्कुल थोड़ा भी चेंज अगर इसके अंदर स्लाइटली चेंज होता तो यूनिवर्स जो है वो एक ब्लैक होल के अंदर तब्दील हो जाती। फोर्थ जो फोर्स है हमारे पास वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्मॉल डिस्टेंसेस पर जो है ये ज़्यादा इफेक्चुअल काम करती है। तो ये रेस्पॉन्सिबल है जो स्टार्स हैं उसको फ्यूल करने में और एलिमेंट्स जो हैं उसकी फॉर्मेशन में। इसके अलावा रेडियो एक्टिव डीके भी जो है इसी का काम है। तो अगर सन जो है ये सन कभी भी अपनी जो उसके अंदर तपिश है, गर्माश है, वो इस फोर्स के बगैर पॉसिबल ना होता। इस वजह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर। तो ये फोर्स अगर बिल्कुल स्लाइटली वीकर होती है, स्ट्रॉन्ग होती तो स्टार्स जो है कभी फॉर्म नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक क्वेश्चन जो है रैशनल माइंड के अंदर आता है कि ये लॉस कहाँ से आए। दूसरी बात कि हम जो है यही पर्टिकुलर स्टेट ऑफ लॉस क्यों है, डिफरेंट क्यों नहीं है, सही है। और इसी तरीके से ये सवाल समझ में आता है कि ये जो लॉज हैं ये नॉन कॉन्शियस नॉन रैशनल जो प्रोसेसेस हैं उसको किस तरीके से डायरेक्ट करते हैं ताकि वो हमारी ह्यूमन लाइफ को फैसिलिटेट कर सकें। तो ये साइन है रैशनल माइंड का, और ये सारी जो लॉज हैं बेसिकली लॉ मेकर की डिमांड करती हैं। जिस तरीके से एक मैथमेटिशियन की जो है डिमांड करता है, इसी तरीके से एक ये सारी जो तख्लीक है इसके अंदर एक माइंड जो है, जो कि जेम्स जीन्स पे कहते हैं अपनी किताब द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के अंदर, कि इट सीम्स टू मी कि जो यूनिवर्स है इसके पीछे एक मैथमेटिकल माइंड का जो है एक हाथ है जो कि कॉन्शियस लाइफ को फैसिलिटेट कर रहा है। दूसरा जो एस्पेक्ट है फाइन ट्यूनिंग का वो है कॉस्मिक ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर डिस्प्ले करता है जो हम यूनिवर्स जो ऑब्जर्व करते हैं, जो सेलेस्टियल हार्मनी है ये। तो बेसिकली ये कॉस्मिक ऑर्डर ना सिर्फ ऐसी चीज़ है जो कि एवरेज माइंड को भी मतलब सोचने में मजबूर करती है, बल्कि बड़े बड़े माइंड्स जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो भी जो है उसने भी इस बारे में सोचा और उसको जो है बड़ी हैरानगी हुई कि किस तरीके से एक यूनिवर्स के अंदर ऑर्डर है। वो लिखते हैं कि आई एम नॉट एन एथियस्ट, मैं एथियस्ट नहीं हूँ लेकिन मैं खुद को पैंथीस्ट भी नहीं कह सकता हूँ। वी आर इन द पोजीशन ऑफ अ लिटिल चाइल्ड एंटरिंग अ ह्यूज लाइब्रेरी फिल्ड विद बुक्स इन मेनी लैंग्वेजेस। वो कहते हैं कि चाइल्ड को पता है कि बुक्स किसी ने यहाँ पर रखी हैं, लेकिन वी डोंट नो कि कैसे रखी हैं, मतलब मैकेनिज्म का हमें नहीं पता है, लेकिन किसी ने लाजमी जो है रखी है। डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस इन विच दे आर रिटन। द चाइल्ड डिमली सस्पेक्ट्स अ मिस्टीरियस ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ द बुक्स बट डज नॉट नो व्हाट इट इज। तो हम जो है यूनिवर्स के अंदर मिस्टीरियस फोर्स देखते हैं जो कि काम कर रही है। ये वो चीज़ है जो कि बड़े बड़े एथियस्ट जैसे कि रिचर्ड डॉकिंस ने भी मानी है अपनी बुक गॉड रिलीजन के अंदर। वो कहता है, हालांकि उसने इस डिज़ाइन हाइपोथेसिस को नहीं माना है, तो वो कहता है कि मैं जब लिख रहा हूँ या फिर मैं देख रहा हूँ तो मैं लकी हूँ कि मैं अलाइव हूँ, आप भी जो है वो अलाइव हैं। किस तरीके से जो है हमारे एक प्लानट में रहते हैं जहाँ पर ना ही जो है वो गर्मी है ज़्यादा, ना ही कोल्ड है, सनशाइन भी अच्छी है, वाटर भी ज़बरदस्त है, स्पिनिंग भी हो रही है जेंटली, और जो है ग्रेविटेशन पुल है जो कि एस्ट्रॉइड्स को पुल कर देती है। तो जो है मतलब वो इन सारी चीज़ों को मानता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि उससे इन सारी चीज़ों का एक डिज़ाइनर नहीं दिख रहा है, एक यानी कि एक मैथमेटिशियन नहीं दिख रहा है जिसने सारी चीज़ों को पॉसिबल बनाया। तो यूनिवर्स जो है ये मार्वलसली जो है वो अरेंज है इन अ कॉस्मिक ऑर्डर जो कि एक इंट्रीगेट ऑर्डर को डिस्प्ले करती है। अगर ये डिफरेंट होते स्लाइटली तो ह्यूमन लाइफ कभी भी जो है वो पॉसिबल ना होती। अब मैं कुछ आपको जो है वो दिखाना चाहता हूँ कौन कौन से ऑर्डर्स जो है काम कर रहे हैं। सबसे पहले कि हमारी जो पोजीशन है प्लैनेट की, देखिए जो अर्थ की जो पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू दी सन ये बहुत परफेक्ट है। जो यही जो चीज़ है जो कि हमारी अर्थ को लाइफ सपोर्टिंग फीचर्स देती है।
अर्थ ऐसे एरिया में वाक़ है, एक लोकेट है जिसको हैबिचुअल जोन कहते हैं, और ये वो रीजन है जहाँ पर हीट जो है सर्टेन, यानी कि वो जो सेंट्रल सन है, स्टार है, उससे जो हीट आ रही है वो इतनी है कि बिल्कुल परफेक्ट है। ज़्यादा थोड़ी से ज़्यादा होती तो फिर पूरा का पूरा अर्थ का सरफेस जो है वो मेल्ट हो जाता, और अगर थोड़ी सी भी जो कोल्ड होती या फिर जो सन है थोड़ा सा दूर होता तो फिर पूरी की पूरी जो अर्थ की लेयर है ये ठंडी हो जाती और यहाँ पर कॉन्शियस लाइफ कभी भी ग्रो नहीं कर पाती। सेकेंड, जुपिटर्स ग्रेविटेशनल पुल। हमारा जो फ्रेंडली एक प्लैनेट है जुपिटर, जिसको हम कहते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर वो ना होता तो हमारी अर्थ पर सेवियर इम्प्लीकेशंस पड़ते हैं। जैसे कि प्रोफेसर जो हैं जियोलॉजिकल साइंसेस के, जिनका नाम पीटर वार्ड है, वो कहते हैं कि विदाउट जुपिटर एक स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड है कि एनिमल लाइफ कभी भी एग्जिस्ट ना करती अर्थ पर। जुपिटर बेसिकली कॉस्मिक शील्ड की तरह काम करता है। इसके अंदर ग्रेविटेशन पुल होती है जो कि कॉमेट्स और जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उसको पुल करती है और अर्थ को जो है इन धमाकों से और से बचाती है। इस वजह से यहाँ पर जो है लाइफ डेवलप हो सकी है, वरना कभी भी जो है जुपिटर के बगैर लाइफ डेवलप ना हो सकती। रेबेका मार्टिन जो कि नासा फेलो हैं, वो उन्होंने जब रिसर्च की इस पर तो उन्होंने ये कंक्लूड किया, वो कहते हैं कि आवर स्टडी कंक्लूड्स दैट आवर सोलर सिस्टम में बी रादर स्पेशल, मतलब हमारे जो सोलर सिस्टम में वो स्पेशल है। तो जुपिटर की एब्सेंस प्रेजेंस के बगैर जो लाइफ है इस अर्थ पर वो कभी भी पॉसिबल ना हो पाती, जो क्योंकि कॉलिजन्स होते हैं एस्टेरॉइड्स के और कॉमेट्स के, सो कभी भी जो है ये मुमकिन ना होता। उसके अलावा ल्यूनर टाइड्स, जो मून की साइज़ है रिलेटिवली लार्ज मून, वो बेसिकली उसके अंदर ग्रेविटेशन पुल होती है जिसकी वजह से जो है टाइड्स के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर जो मून की जो यानी एक डायरेक्शन है वो भी स्लाइटली ज़्यादा होती है कम होती है तो उसके इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं हमारी अर्थ पर। जब मून की फॉर्मेशन हुई बेसिकली ये तब ज़्यादा क्लोज था अर्थ के, उसके बाद एंगुलर मोमेंट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इट रिसीडेड। तो मुख्तलिफ जो है वो इस पर साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं, जैसे कि पीटर वार्ड, कि अगर हमारा जो मून है ये रिसीड ना करता, ये प्रॉक्सिमिटी जो है ये शॉर्ट लिव ना होती या फिर दूर ना होता मून, तो हमारा जो अर्थ का सरफेस है जो फ्रिक्शनल हीटिंग की वजह से पूरा का पूरा जो सरफेस है ये फ्लैक्स हो जाता, हीट हो जाती और पूरी जो रॉकी सरफेसेस हैं ये मेल्ट हो जाते। इसके अलावा जो अर्थ का एक्सिस है उसकी जो टिल्ट है वो भी स्टेबलाइज है, मतलब मून जो है ये रेस्पॉन्सिबल है स्टेबलाइजिंग द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। प्रोफेसर वार्ड कहते हैं कि जो डायरेक्शन है टिल्ट की वो शायद वो वेरी करती है विद द पीरियड ऑफ टाइम फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जैसे यानी कि प्लेनेट गोबल करता है, लेकिन जो एंगल है टिल्ट का विद रेस्पेक्ट रिलेटिव टू द ऑर्बिट वो बेसिकली स्टेबलाइज है, या फिर हम कह सकते हैं फिक्स्ड है हज़ारों और लाखों सालों से। और ये यानी कि मून है, अगर मून की जो लोकेशन है अभी यानी कि जो रिलेटिव टू दी जुपिटर एंड दी सन जो भी है ऐसी ना होती तो जो अर्थ के टेम्परेचर है वो कभी भी उसको लॉन्ग स्टेबिलिटी ना मिल पाती। तो इस वजह से अर्थ के पास अगर मून ना होता तो हमारी क्लाइमेट है प्लेनेट का डायनेमिक हो जाता, एवर चेंजिंग हो जाता, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होते। स्मार्ट ऑर्गेनिज्म तो शायद ग्रो करते लेकिन जो लाइफ हमारी लाइफ कॉन्शियस लाइफ है कभी भी वो ग्रो ना कर पाती। सो अब देखते हैं कि इन लाइट ऑफ दिस कौन सी एक्सप्लेनेशन है जो कि बेस्ट इसको एक्सप्लेन करती हैं। क्या लॉज ऑफ फिज़िक्स इसको एक्सप्लेन करती हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि चांस, या फिर फिज़िकल नेसेसिटी, या फिर मल्टीवर्स, या फिर द बेस्ट एक्सप्लेनेशन डिज़ाइन। इन चारों में से कौन सा बेस्ट है जो कि फाइन ट्यूनिंग को और कॉस्मिक ऑर्डर को एक्सप्लेन करता है। ओके, सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास वो है चांस। क्या फाइन ट्यूनिंग और कॉस्मिक ऑर्डर चांस से एक्सप्लेन हो सकता है? तो ये बेसिकली चांस ये असर्ट करता है कि सारे कॉस्मिक ऑर्डर और जो यानी कि चीज़ें हैं लॉज हैं ये किसी विदाउट एन इंटेंशन या पर्पस के जो प्री प्लानिंग के बने हैं। सो ये सिर्फ रिजल्ट एक्सीडेंटल रैंडम हैपेंस दैट कॉजेस के। तो ये बेसिकली इरैशनल जो है असर्शन है। कैसे? फॉर एग्जांपल अभी जो आप स्क्रीन में पिक्चर देख रहे हैं, अगर कोई ये कहे कि ये जो है रिजल्ट है चांस का, इंक थी वो गिरी और इंक ने ख़ुद को जो है वो एक्यूमुलेट करके और मुख्तलिफ जो है शेप्स बनाकर ये पिक्चर जो है बना ली, तो आप इस आइडिया को जो डिसमिस करेंगे, क्योंकि आपको जो एक्सपीरियंस है और जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो आपको ये कंक्लूड करने मजबूर करती है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। या कोई ये कंक्लूड करे कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये चांस से हो गया, तो आप मुझे कहेंगे कि जो है मैं डेल्यूडेड हूँ। तो चांस जो हाइपोथेसिस है ये ना सिर्फ इरेशनल है बल्कि काउंटर डिस्कोर्स भी है। मैंने क्यों कहा काउंटर डिस्कोर्स है? बिकॉज ये इक्विवेलेंट है टू मेकिंग एनी टाइप ऑफ रैशनल क्लेम। मतलब अगर आप मिसाल के तौर पर अगर चांस हाइपोथेसिस का दरवाज़ा खुल गया
तो रीज़न की फिर कोई भी यानी कि वैल्यू नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर एक एथियस्ट है, उसको मैं कहता हूँ भाई मेरा भाई जिसके साथ मैं रह रहा हूँ वो एक इंसान नहीं है, बल्कि एक जो है वो एक ज़ॉम्बी है जो कि प्लूटो प्लैनेट से आया है उड़ के अपने पंखों पर। तो मेरा दोस्त मुझे क्या कहेगा अगर वो एथियस्ट है तो, कि यू आर इरैशनल, या फिर तुम क्रेजी हो गए हो। मैं कहूँ क्यों, देयर इज अ स्टिल चांस, ठीक है, व्हाट्स ए प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपके नज़दीक ये पूरा का पूरा जो है आसमान ज़मीन, ये कायनात, इसमें ऑर्डर, ठीक है ना, मतलब आप मुझे ये कह रहे हैं कि अगर ये मून थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होता तो फिर हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है ये पूरा का पूरा मतलब मेल्ट हो जाता, ये जो सरफेस है मेल्ट हो जाती। आप मुझे ये कह रहे हैं कि मेरी जो 2 आँखें यहाँ पर हैं ये ऐसी ही होनी चाहिए थी, और इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन है, परफेक्शन है, आप मुझे कह रहे हैं एक्सीडेंट से हुआ है, ठीक है। सो मतलब आप ये कह सकते हैं, लेकिन मैं जब कहूँ कि मेरा जो भाई है वो मॉन्स्टर है, वो प्लूटो से आया है, तो आप कहेंगे जो है ये इरैशनल है। सो देयर इज अ स्टिल चांस, अगर हमने जो है यही जो है अगर चांस हाइपोथेसिस हम अगर जो अडॉप्ट करें तो जो भी हम वी कैन क्लेम एनीथिंग, सारे के सारे जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होती हैं वो सारी की सारी दे विल रेंडर इरैशनल, ठीक है। हम कुछ भी कह सकते हैं फिर तो। आई कैन असर्ट कि इस्लाम जो है वो ट्रूथ है बिकॉज देयर इज अ चांस, ठीक है। तो द मिनट दैट दे अडॉप्ट द चांस हाइपोथेसिस as an argument, तो it opens the door claiming anything they want to claim। कुछ भी आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपने चांस को जो है वो मतलब सहारा बनाया है आर्गुमेंट का, और हमारी जो रीजंस हैं, फैकल्टीज है, सारे एकेडमिक्स के अंदर जो है वो चली जाएंगी। एक एथियस्ट जो कि अडॉप्ट करता है चांस हाइपोथेसिस को, बेसिकली वो डबल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड खेल रहा है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कभी भी जो है चांस के चीज़ उसके जहन में भी नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर एक मदर है, वो अपने जो है बेटे को मना करती है कि तुम जो है वो बिस्किट नहीं खाना और सो जाओ। कुछ देर के बाद वो देखती है कि उसका बेटा सोया हुआ है और कुछ जो है वो जो क्रंचेस है उस बिस्किट के उसके मुंह पे लगे हुए हैं, और बिस्किट जार जो है वो भी खुला हुआ है। उसकी मदर क्या असर्ट करेगी कि ये चैन से हो गया है, या फिर जो है इस बेटे ने जो है ये सारा मामला किया उसके बेटे ने। ऑब्वियसली बात है, अगर वो रैशनल है तो वो शी विल कंक्लूड कि माई सन हैज़ डन दिस। तो ये हम कैसे कह सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक काइंड ऑफ अ रैशनल आर्गुमेंट दिस। सो क्या आपको लगता है कि चांस आर्गुमेंट जो हाइपोथेसिस कभी उसके जहन में आएगा? अगर इमेजिन करें चांस को तो हमारा पूरा का पूरा जो निज़ाम है तबाह हो जाए, ट्रांजैक्शन की, इकोनॉमिक के अंदर हमारे जो कोर्ट ऑफ लॉज, पॉलिटिक्स, सब की सब जो है डे टू डे जो लाइफ अफेयर्स है वो सारी के तबाह हो जाए। लेकिन नहीं, एथियस्ट को जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चांस को नहीं जो है प्रमोट करना, लेकिन व्हेन इट कम्स टू गॉड एंड मेकिंग द यूनिवर्स दे से इट इज़ चांस, जस्ट बिकॉज दे हैव द एरोगेंस ऑफ नॉट वर्शिपिंग द गॉड। बिकॉज एक दफ़ा एक तो उनकी जो आर्ग्यूमेंट है उसका एक इमोशनल स्पिरिचुअल कॉज भी तो है, उनका एक बाइस भी तो है, मटीरियलिस्टिक बाइस, जो कि वो कभी नहीं छोड़ेंगे। बिकॉज एक दफ़ा खुदा साबित हो गया, they will have to leave all their dirty things that they do, right? अब भी अगर कोई कहता है कि नहीं अब भी चांस है, कुछ एथियस्ट अगर ज़िद्दी भी होते हैं कि नहीं कितना भी अनरीजनेबल हो, एक पॉसिबिलिटी तो है कि कॉस्मिक ऑर्डर जो है किसी इंटेंशनल पर्पस के रिजल्ट नहीं है, तो जो क्लेम करते हैं कि लाइफ परमिटिंग जो यूनिवर्स है ये जो है एक लकी चांस का नतीजा है। तो इसको आंसर करने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक प्रिंसिपल जो है जहन के अंदर है। जो एक रैशनल माइंड है वो अग्री करेगा कि अगर एक सेट ऑफ डेटा किसी एक हाइपोथेसिस के नीचे अनलाइकली है तो वही सेट ऑफ डेटा किसी और जो है हाइपोथेसिस के अंदर वैलिड एज एविडेंस जो है वो हम लेंगे अगर वो ज़्यादा लाइकली है। तो मिसाल के तौर पर हम एक पैटर्निटी टेस्ट है जो कि एक मदर कराती है अपने बेटे का, 2 कैंडिडेट्स हैं फॉर एग्जाम्पल जॉन एक्स पॉल वाई। मदर ये क्लेम करती है कि जो बच्चा है वो जॉन जो है वाई का है, ठीक है, और जो पॉल एक्स है वो कहता है कि नहीं बच्चा जो मेरा है, वो डिटरमाइन इसको प्रूव करने के लिए पैटर्निटी टेस्ट होता है, डीएनए जो है वो आता है सामने, उसमें ये पता चलता है कि जो पॉल वाई का जो डीएनए है वो मैच करता है टू दी जॉर्ज, और जो पॉल एक्स का जो यानी कि हाइपोथेसिस वो गलत था। अब इसमें जो रिजल्ट्स हैं, दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो मदर के हाइपोथेसिस को साबित करती हैं। उस मदर के हाइपोथेसिस को ट्रू साबित होने के लिए क्या होना चाहिए कि पॉल वाई का जो डीएनए है इट शुड मैच विद द जॉर्ज एंड द डीएनए ऑफ दूसरा जो था जॉन एक्स था उसका डीएनए मैच नहीं करना चाहिए विथ जॉर्ज। तो इससे क्या बात साबित हुई कि जब हमें एक सेट ऑफ डेटा मिल गया तो एक्सप्लेनेशन हम वही लेंगे। अब
इस कॉन्टेक्स्ट में जो डेटा है फाइन ट्यूनिंग का यूनिवर्स का, वो बेस्ट एक्सप्लेन होता है बाय द डिज़ाइन रादर देन द चांस, या फिर जो है वो यानी क्योंकि जो फाइन ट्यूनिंग है ये सपोर्ट करता है इस फैक्ट को कि एक प्री प्लानिंग इंटेलिजेंस इसके पीछे है, और रादर देन द एक्सीडेंटल रैंडम हैपेंस एट सेट ऑफ कॉजेस। तो ये जो है हम प्रिंसिपल जब अप्लाई करेंगे तो ये बात जो मैंने की कि डेटा जो है वो इट डजंट मेक सेंस अंडर द चांस हाइपोथेसिस, ठीक है, ये फेवर करता है डिज़ाइन हाइपोथेसिस को। अब देखते हैं क्या ये जो डिज़ाइन हाइपोथेसिस है या फिर जो फाइन ट्यूनिंग है, जो कॉस्मिक ऑर्डर है, क्या फिजिकल नेसेसिटी है। मतलब इसका मतलब यही अजर्ट करते हैं कि जो यूनिवर्स का ऑर्डर है ये ऐसे ही होना था, इट हैज़ टू बी द वे इट इज़। तो इसके दो रीजंस हैं फॉल्स होने के। पहला तो हमें ये बिलीव करना पड़ेगा कि ह्यूमन लाइफ के अलावा जो है वो यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यूनिवर्स कुडंट जो है वो परमिट आवर एग्जिस्टेंस विदाउट मतलब ह्यूमन बींग्स। मतलब ये अजर्ट करते हैं कि यूनिवर्स बनी ही हमारे लिए थी, मतलब उसकी जो बनावट है वो हमारे बिना यानी कि पॉसिबल नहीं है। तो जो है ना ये फॉल्स है, क्योंकि दूसरी यूनिवर्स पे हो सकती थी, उसके दूसरे जो है सेट ऑफ कॉजेज़ भी, लॉस भी हो सकते थे जो कि क्रिएट जो है किए गए जा सकते थे। जो फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम पॉल डेवियस है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जी जो फिजिकल यूनिवर्स है इट डजंट हैव टू बी द वे इट इज़, इट कुड हैव बीन अदरवाइज। तो सेकेंडली वो लोग जो कि स्टेट करते हैं कि यूनिवर्स जो है हैड टू परमिट लाइफ आर बेसिकली मेकिंग द क्लेम, जो कि अभी ने टॉस्ट एनोलॉजी की एग्जाम्पल थी कि भाई अगर टॉस ऐसे बना है या उसके अंदर जो वर्ड्स पर्टिकुलर लिखे हुए हैं, सो इट हैज़ टू बी द वे इट इज़। मतलब इसकी कोई भी जो है वो मतलब ये हुआ है तो ऐसा ही होना था। हालांकि डिफरेंट भी हो सकता था, जो चॉकलेट की जगह बटर भी हो सकता था, या भी ऐसा भी हो सकता था कि वो अकर ही ना करता, ठीक है, टोस्ट जो है वो होता ही ना, तो ब्रेड जो है वो टोस्टेड ना होती। सो पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। सो फिजिकल नेसेसिटी नहीं है, इट कुड बी अदरवाइज। ओके, थर्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन द फाइन ट्यूनिंग इज मल्टीवर्स। कुछ ये आर्ग्यू करते हैं लोग कि फाइन ट्यूनिंग एक्सप्लेन हो सकता है अगर हम ये अज्यूम करें कि जो नंबर ऑफ जो यूनिवर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सेस होंगे तो किसी तरीके से हम ये कह देंगे कि भाई जो यूनिवर्स के अंदर जो ये लाइफ परमिट करती है ये पॉसिबल है और ये रैशनल है। तो हम देखते हैं इसको अगर हम रेफ़र करें, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कि जी अगर इंक हो मल्टीपल टाइम्स, अगर इंक जो है वो गिरती है उस पर तो समहाउ इट विल मैनेज टू यानी कि कन्वर्ट हो जाएगी उस पिक्चर के अंदर। तो ये एक इलॉजिकल बात है, आप हज़ार दफ़ा कर लें लेकिन वो कभी भी वो पिक्चर नहीं बनेगी। तो मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं मल्टीवर्स थ्योरी के, लेकिन सब डिस्कस नहीं करेंगे हम। जो फाउंडेशन है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मल्टीवर्स थ्योरी सुपर यानी कि फिलस है, ये अननेसेसरी जो मल्टीप्लाई करता है एंटिटीज़ को मोर दैन नेसेसरी। इस बात को रिचर्ड स्विनबर्न जो है इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि इट इज़ क्रेजी to postulate trillion universes to explain the features of the universe when it could be explained by a single entity। यानी एक यूनिवर्स है उसको जो खुदा के ज़रिए से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं आपको बहुत ट्रिलियन यूनिवर्सेस जो है वो अज्यूम करनी है जैसे हॉकिंग ने की थी। देखिए किस तरीके से खुदा से भागने की कोशिश जो है ये इलॉजिकल और पता नहीं क्या क्या जो है वो अजर्ट करते रहते हैं। दूसरी बात कि कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं है ये बात सपोर्ट करने के लिए कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करती है। प्रोफेसर एंथनी फ्लू जो है वो उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं किताब देयर इज़ अ गॉड के अंदर कि जी ये हकीकत के लॉजिकली पॉसिबल है मल्टीवर्स यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करना अपने मुख्तलिफ जो है लॉज ऑफ नेचर के साथ। वो ये शो नहीं करता कि ऐसी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। करंटली कोई भी एविडेंस नहीं है इन द सपोर्ट ऑफ अ मल्टीवर्स, इट रिमेन्स अ स्पेकुलेटिव आइडिया। तो जी आप आइडियाज़ के अंदर रहें। सो ना ही जो है ये कि मल्टीवर्स जो है ये इसका कोई एविडेंस नहीं बल्कि अनसाइंटिफिक भी है, क्योंकि जो लूक बार्न्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं जो कि पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च हैं सिडनी इंस्टीट्यूट पे एस्ट्रोनॉमी पे वो कर रहे हैं। तो वो जो है लिखते हैं कि जी जो हिस्ट्री ऑफ साइंस है उसने हमें दिखाया है कि जो एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग है वो कोई जो है ऑप्शनल एक्स्ट्रा नहीं है। ये हाइपोथेसिस के मल्टीवर्स एग्जिस्ट कर सकता है एक्चुअली टेस्टेबल है। वो आखिर में लिखते हैं कि मोर एवर द प्रोसेस बाय विच अ न्यू यूनिवर्स इज स्पॉन ऑलमोस्ट सर्टेनली कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। वो ऑब्जर्व ही नहीं हो सकता, और एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड वो साइंस का फील्ड नहीं है। मिसाल तौर पर देखें जी खुदा का कॉन्सेप्ट है ये साइंस का फील्ड ही नहीं है, ठीक है। तो ये अनसाइंटिफिक एक अप्रोच है खुदा को जो है वो अगर आप यानी कि बाय ऑब्जर्वेशन उसको देखना चाहें तो ये मामला जो है अनसाइंटिफिक है। साइंस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ताल्लुक रखती है, इट डजंट डील विद द मेटाफिजिक्स। मोस्ट पॉपुलर जो वर्जन है मल्टीवर्स का वो बेसिकली ये है कि जी लॉज हैं, लॉज एग्जिस्ट करने चाहिए, जो फिजिकल लॉज हैं, जो मुख्तलिफ फिजिक्स इस चीज़ को आर्ग्यू करते हैं कि जी यूनिवर्स आर जनरेटेड बाय द फिजिकल लॉज एंड द सेट ऑफ रूल्स। मसला ये कि आर्ग्यू करते हैं कि जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं ये हैड टू एग्जिस्ट फॉर द यूनिवर्स, और सारी जो यूनिवर्सेस हैं मल्टीवर्स जिसको कहते हैं वो एग्जिस्ट करने के लिए ये लॉज एग्जिस्ट करने चाहिए पहले से। प्रॉब्लम ये है इस वर्जन में कि मल्टीवर्स
थ्योरी पे बिलीव करना इट टेक्स मोर फैथ देन क्योंकि हम बिलीव कर रहे हैं कि जी फिजिकल प्रोसेस जो है वो इननंबरेबल जो है वो यूनिवर्सेस को वो पैदा कर रहे हैं, रादर देन बिलीविंग गॉड। दैट इज द सिंपलेस्ट एंड द इंट्यूटिव इंटरप्रिटेशन। बट वी हैव टू बिलीव कि जो फिजिकल प्रोसेस हैं वो मैजिकली इमर्ज हुए, ये खुद वो एक्सप्लेनेशन दरकार करते हैं कि जी कहाँ से आए फिजिकल लॉज और ऐसे क्यों हैं वैसे क्यों नहीं है। सिग्निफिकेंटली दे नीड टू बी वेल डिज़ाइन, लॉज वेल डिज़ाइन होना लाजमी है। तो जी वेल डिज़ाइन ये कैसे हुए, किसने इसको जो है वेल डिज़ाइन किया ताकि वो एक यूनिवर्स को परमिट कर सके। तो बेसिकली अगर हम मल्टीवर्स को मान भी लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तभी भी इट डज नॉट चैलेंज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्योंकि वो भी खुद मल्टीवर्स एक एक्सप्लेनेशन की नीड में होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि इसकी एक्चुअल बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, वो है डिज़ाइन। इट मस्ट हैव बीन डिज़ाइन। जो भी फिजिकल लॉज हैं, ऑर्डर है जो कि यानी कि यूनिवर्स के अंदर, वो चांस से, नेसेसिटी से या फिर मल्टीवर्स से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। देयरफॉर द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज़ द डिज़ाइन। क्यों? क्योंकि हम एक पर्पसफुल प्री प्लानिंग को जो है पोस्टुलेट कर रहे हैं। इंटेलिजेंस है इस कॉस्मोस के जो है वो पीछे जो कि कोहेरेंट रैशनल अप्रोच देता है। ये इसी तरीके से जिस तरीके से हम अर्जर्ट करें कि जी एक रिलेटिव उठा जो है वो उठा सुबह के टाइम, उसने जो है टोस्ट बनाया, उस पर जो है चॉकलेट स्प्रेड से आई लव यू लिखा, या फिर किसी शख्स ने जो है वो पेंटिंग, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, वो खुद जो है एक पेंटर है, उसने जो है वो पेंटिंग बनाई। ये इसी तरीके से रैशनल है जिस तरीके से जो है वो बाकी चीज़ें रैशनल है कि इसके पीछे एक क्रिएटर है, एक डिज़ाइनर है जिसने इस सबको डिज़ाइन किया। ओके, अब मैं कुछ ऑब्जेक्शंस इस फाइन ट्यूनिंग या कॉस्मिक ऑर्डर के अगेंस्ट है उसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा। सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है वो है हु डिज़ाइन द डिज़ाइनर। ये ऑब्जेक्शन आपको रिचर्ड डॉक्सन की किताब गॉड रिलीजन मिलेगा। उसने लिखा है कि जी डिज़ाइन हाइपोथेसिस जो है इमीडिएटली एक लार्जर प्रॉब्लम को रेस करता है कि किसने डिज़ाइनर को डिज़ाइन किया। ये कंटेंशन जो है क्लेम करता है कि अगर डिज़ाइनर एग्जिस्ट करता है तो श्योरली उसका भी जो है वो डिज़ाइनर का भी एक डिज़ाइनर होना चाहिए। सबसे पहली बात, एक बेसिक प्रिंसिपल जो है फ़िलासफ़ी के अंदर और जो है साइंस के अंदर है, वो ये कि अगर कोई एक्सप्लेनेशन किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना को बेस्ट अकाउंट है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन उस चीज़ की, तो वो खुद एक्सप्लेनेशन जो है किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन की मोहताज नहीं है। मिसाल के तौर पर आज से 5000 साल के बाद एस्ट्रोनॉमर जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो जो है वो खुदाई करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर उन्हें कुछ कार्स और टूल्स वगैरह मिलते हैं। तो वो ये पोस्टुलेट करते हैं कि जी ये जो है किसी फिज़िकल प्रोसेस का नतीजा नहीं है, बल्कि किसी अनआइडेंटिफाइड जो है सिविलाइजेशन के जो है ये असरात हैं। तो स्केप्टिक्स तो ये तो एक यानी कि एक माकूल जो है वो तौजीह है। लेकिन स्केप्टिक जो है ये आर्ग्यू करता है जी नहीं, हम इस तरीके से इन्फ्लुएंसेस जो है नहीं बना सकते बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट सिविलाइजेशन। वो कौन लोग थे, वो कैसे जीते थे, उसने जो है वो किसने जो है उनको बनाया था, ठीक है। तो ये क्या आपको लगता है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट इस एक्सप्लेनेशन को कबूल करेंगे या फिर वो कहेंगे ये जो है रिडिकुलस किस्म का बंदा है? ऑफ कोर्स नॉट, दे विल नॉट, राइट। सेकेंडली, अगर हम इस कंटेंशन को सीरियसली लें तो हमारी सारी जो फाउंडेशन है साइंस की अंडरमाइन हो जाएंगी, बिकॉज बेसिक अजम्पशन ऑफ साइंस उसकी भी अगर हम एक्सप्लेनेशन लेने लग गए तो आपको क्या लगता है हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस कहाँ चली जाएगी? हमारी जो अजम्पशन है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आपको क्या लगता है अगर हम यही टाइप ऑफ क्वेश्चन हर एक्सप्लेनेशन पर, अटेम्प्ट एंड एक्सप्लेनेशन पर लगाएं तो इनफाइनाइट रिग्रेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे। इनफाइनाइट रिग्रेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या दरकार करती हैं? होल पर्पस ऑफ साइंस को, जो कि क्या है, एक्सप्लेनेशन करना चीज़ों की, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ पे क्लियर है कि यूनिवर्स की डिज़ाइनर एक जो है वो मतलब एक डिज़ाइन है, तो डिज़ाइनर डिमांड करता है इस यूनिवर्स का डिज़ाइनर है। ये बात आप पहले मान लीजिए कि यूनिवर्स का डिज़ाइनर है, उसके बाद जाकर आपको एक मेटाफिजिकल जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डिज़ाइनर को किसने डिज़ाइन किया, वो एक अलग सवाल है जो कि एपिसोड आई थिंक जो 4th या 5th उसके अंदर इसका मैंने जवाब दिया था कि हु क्रिएटेड दी गॉड, ठीक है। फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल ये बात हो रही है कि हमने अगर डिज़ाइनर को मान लिया तो ये इनफ है एक्सप्लेनेशन फॉर द यूनिवर्स। यूनिवर्स की एक्सप्लेनेशन तो इनफ है ना, तो हम तो अभी पर्टिकुलर फिनोमेना की बात कर रहे हैं, ठीक है, गॉड के नेचर बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम बात कर सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ उसे उसकी क्वालिटीज़ के ज़रिए से अल्लाह की जो है उनको जान सकते हैं। अब बात ये अगर डिज़ाइनर का भी डिज़ाइनर हो तो फिर उसका भी डिज़ाइन होना चाहिए, उसका भी डिज़ाइन होना चाहिए, तो ये इनफाइनाइट जो है रिग्रेट ऑफ कॉजेज़ हो जाएगा। और आपको क्या लगता है कोई डिज़ाइन एग्जिस्ट कर सकती है अगर ये इनफाइनाइट होता रहे? क्योंकि इन्फिनिटी ख़त्म ही नहीं होगी, ख़त्म ही नहीं होगी तो चीज़ें वजूद में नहीं आएंगी। अब चीज़ें चूँकि वजूद में हैं, हम देख रहे हैं कि डिज़ाइन है, तो इसका मतलब हमें एक ऐसा डिज़ाइनर मानना पड़ेगा जिसके आगे कुछ नहीं है। और दूसरी बात, वो जो डिज़ाइनर जिसकी हम बात करें अल्लाह ताला, वो इटर्नल है, वो नेसेसरी है, जो कि हमने एपिसोड 5 के अंदर देखा था या 6 के अंदर देखा था, 6 के अंदर। सो इटर्नल है, नेसेसरली है, इंडिपेंडेंट है।
जो सवाल होता है हु वाला कि हु क्रिएटेड, ये उन चीज़ों के लिए होता है जो कि डिपेंडेंट होती हैं, नेसेसरी नहीं होती हैं, जो कि लिमिटेड फिजिकल क्वालिटीज़ होती हैं, जो कि रिलाय करती हैं किसी और चीज़ पर जो कि वजूद में आई हों। अब चूँकि खुदा वजूद में आया ही नहीं है, वो शुरू से था, इटर्नल था, तो आप ये नहीं पूछ सकते कि खुदा कब आया, ठीक है, यहाँ पर खुदा किसने पैदा किया, क्योंकि वो अगर जवाब दे भी देंगे तो उसके पीछे एक और सवाल जो है वो आ जाएगा। तो कभी भी जो है हम इस जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे चीज़ों की। देखें, एक इटर्नल खुदा को मानना अजीब है, नेसेसरीली इंडिपेंडेंट, नेसेसरी और जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग, लेकिन एक इंडिपेंडेंट, नेसेसरी, सेल्फ सस्टेनिंग खुदा को ना मानना इससे ज़्यादा अजीब है। तो मैं जब कहता हूँ कि एक खुदा है जो कि इंडिपेंडेंट, नेसेसरी है, सेल्फ सस्टेनिंग है, तो बेसिकली मैं ज़्यादा अजीब के जो है कंपैरिजन में कम अजीब को प्रेफर कर रहा हूँ, और वही माकूल एक्सप्लेनेशन है इस यूनिवर्स की। इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे सकते हैं। दूसरी जो इसके अंदर जो ऑब्जेक्शन है वो है कि डिज़ाइनर वो मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। ये बेसिकली ऑब्जेक्शन ये आर्ग्यू करता है कि चूँकि अब यानी कि एक्सप्लेनेशन वो सिंपल होनी चाहिए, पॉसिबल होनी चाहिए, तो जो ज़्यादा क्वेश्चन यानी रेज ना करे, तो ये हम खुदा के अगर वजूद को पॉस्टुलेट करें फॉर दी डिज़ाइन, तो ये जो है यानी कि जो डिज़ाइन आर्गूमेंट है, जो फाइन ट्यूनिंग है, ये फेल हो जाता है। क्यों जी? कि जो खुदा है बेसिकली ये अजम्पशन बेस करता है खुदा मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और देन यूनिवर्स, और ये कहना कि खुदा ने जो है इस यूनिवर्स को बनाया, ये जो है ज़्यादा प्रॉब्लम रेज करता है, ठीक है, उनके नज़दीक। तो ये जो ऑब्जेक्शन है बेसिकली मिस रिप्रेजेंट करता है इस्लामिक कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड को, जो कि यूनिकली सिंपली जो है वन है। प्रोफेसर एंथनी अपनी किताब देयर इज़ अ गॉड में जो है कहते हैं कि दी an idea, यानी God is an idea so simple that it is understood by all the adherents of the three great monotheistic religions। अब हम सवाल पे आते हैं कि क्या वाकई में खुदा फिजिकली कॉम्प्लेक्स है। देखिए, ये इस असम्पशन बेस करता है कि जो चीज़ें जिनके अंदर ज़्यादा एबिलिटीज़ होती हैं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, ठीक है। जैसे खुदा 100 मिलियंस ऑफ पीपल की जो है वो एक ही जो है वो वक्त में आंसर करता है, दुआओं को, चीज़ें देता है, और वो जो है हर चीज़ के लिए जिम्मेदार, दैट्स व्हाई ही मस्ट बी फिजिकली कॉम्प्लेक्स। बेसिकली ये असम्पशन बेस करता है खुदा एक फिजिकल डिस्क्रीट पार्ट से बना हुआ है, ठीक है। इस वजह से जो है ये एक सवाल जो है वो जहन में आता है। बात यह है बेसिकली फॉल्स अजम्पशन है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स एबिलिटी है वो इम्प्लाई नहीं करता कॉम्प्लेक्स मेकअप को, ठीक है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्ट्रेट रेज़र लें आप, ठीक है, या फिर एक आप इलेक्ट्रिक लेज़र लें। इलेक्ट्रिक जो लेज़र होगा वो भी शेप करेगा हेड को, और जो स्ट्रेट रेज़र होगा वो भी जो है दोनों को, वो भी हेयर को शेप करेगा, दोनों में ये एबिलिटी सेम है। अब इलेक्ट्रिक जो रेज़र है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है किससे? स्ट्रेट रेज़र से, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेट रेज़र जो है वो ज़्यादा एबिलिटीज़ रखता हो देन द इलेक्ट्रिक जो है रेज़र। क्यों जी? जो यानी कि जो स्ट्रेट रेज़र है वो फ्रूट्स काटने में, होल बनाने में, जो है चीज़ें कार्विंग करने में, मुख्तलिफ उसके जो है वो फ़ायदे हो सकते हैं इलेक्ट्रिक जो है वो रेज़र से ज़्यादा। तो ये जो है अगर हम बात करें तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है उससे ज़्यादा तो उसको बना नहीं सकती। एक कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ, ह्यूमंस, हम मानते हैं ना ह्यूमंस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कार से, इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो है उनको नहीं बनाया है, ठीक है, इस तरीके से। सो दिस इज़ यू नो विंड आउट ऑफ द प्योर फॉल्स ऑब्जेक्शन। अब एक ऑब्जेक्शन है गॉड ऑफ द गैप्स। ये कॉमन है, शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि जी साइंस जो है अल्टीमेटली इसको जो है वो आंसर कर लेगी, अभी चूँकि हमारे पास वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अल्टीमेटली विल सॉल्व इट आउट। तो ये जो है साइंस के यानी लिबादे में छुप कर जो कोशिश करते हैं इसको जो है वो एक्सप्लेन करने की। तो ये कहते हैं कि हम एक दिन यानी कि अभी जो एक्सप्लेनेशन है खुदा की, इससे आगे चलकर वी होप के साइंस जवाब दे देगी। मसला ये 3 इसके अंदर मसले हैं। पहली बात, जो एथियस्ट कह रहा है कि ठीक है अभी साइंस जो है डेवलप नहीं है, आगे चल के जवाब हम दे देंगे, इसका मतलब है कि फ़िलहाल तक जो है गॉड इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फाइन ट्यूनिंग एंड द कॉस्मिक ऑर्डर। तो ये पहली बात। और दूसरी बात कि ये असर्ट करना कि साइंस जो है अभी जवाब नहीं दे पा रही, देगी, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा ब्लाइंड फेथ है साइंस पर, क्योंकि साइंस के ये जो है फील्ड नहीं है। दूसरी चीज़, जो ये एथियस्ट का जो एक पोजीशन है ये ज़्यादा वर्सन हो जाता है जब वो यानी कि गॉड ऑफ दी गैप फैलेसी को मतलब कंसीडर करता है। बिकॉज ये इसका मतलब क्या है? देखें, साइंस जो है वो गैप को फिल करती है नॉलेज की, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो उस गैप को वाइडन भी करें। मिसाल के तौर पर आज से 100 साल पहले हम समझते हैं कि सेल्स जो है वो ब्लॉब्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, लेकिन अब 1950s के बाद हमें पता चला कि उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन कोडिंग प्रोसेसर भी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारी जो गैप है वो कम नहीं हुई है, लेकिन और ज़्यादा वाइडन हुई है। अब हम एक और सवाल की तरफ आ गए हैं, भाई फर्स्ट जो सेल है वो कैसे इमर्ज हुआ? तो
तो ये सारे सवाल हैं, तो यानी कि गैप वाइडन भी होते हैं। फाइनली मैं एक एथियस्ट से पूछना चाहूँगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं एक्चुअली जो साइंस ने जवाब दिए हैं। आप हिस्ट्री ऑफ साइंस उठा के देख लें, क्या साइंस ने कभी किसी मेटाफिजिकल क्वेश्चन को आंसर किया है? क्या साइंस ने कभी एग्जिस्टेंशियल किसी जो है वो सवाल को, सिग्निफिकेंस को कभी उसने टच किया है? उसकी तरफ साइंस ने कदम भी नहीं बढ़ाया है। साइंस ने ये नहीं बता सकती कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, साइंस ये नहीं बता सकती कि बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स कैसे हुई, साइंस ये भी नहीं बता सकती कि जो हमारे कॉन्शियसनेस है उसकी इमर्जेंस कैसे हुई, रीजनिंग जो है वो कहाँ से जो है वो निकलती है। तो साइंस बेसिकली क्या नाम है? साइंस मैकेनिज्म का नाम है, चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं, कौन से जो है फिजिकल लॉज हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो खुदा ने ही बनाया है। सो इट्स अ वर्क ऑफ गॉड, राइट? इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टूल अगेंस्ट द गॉड, राइट? तो आप अगर साइंस के हिस्ट्री को देखेंगे, सो साइंस डजंट हैव द गुड रिकॉर्ड ऑफ आंसरिंग दीज मेटाफिजिकल क्वेश्चंस। अब जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि देयर इज़ नो लाइकलीहुड, यानी कि ये कुछ लोग ये कंटेंट करते हैं कि आर्गूमेंट जो मैंने अभी ये पेश किया है, तो इसमें यानी कि ये सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है या फिर लाइकलीहुड है ये हम कॉस्मिक ऑर्डर यूनिवर्स जो फाइन ट्यूनिंग उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जी ये एक अजम्पशन बेस करता है कि जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमारे पास एक यूनिवर्स ऑब्जर्व करने के लिए जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है उसके लिए एक प्रोबेबिलिटी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कि यानी कि एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बेसिकली नंबर ऑफ वेज है एक इवेंट अकर कर सकता है डिवाइडेड बाय द पॉसिबल आउटकम्स। अब चूंकि एक ही यूनिवर्स है तो हमारा मुख्तलिफ जो है वो आउटकम्स नहीं है, इस वजह से मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जो अप्लाई नहीं की सकती, इस वजह से इट रेंडर्स द डिज़ाइन हाइपोथेसिस रिडंडेंट। बेसिकली प्रॉब्लम इज दैट ये कंटेंशन मिसप्लेस है, मिस्टेकली अज्यूम करता है कि हमने अभी जो आर्ग्यूमेंट पेश किए हैं डिज़ाइन हाइपोथेसिस के, ये मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जो इसके अंदर अप्लाई हो रही है। इट डज़ नॉट, बिकॉज हम जो है अभी जो मैंने आपको आर्गुमेंट पेश किए हैं इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल हुई है वो एपिस्टेमिक है, ये बेस नहीं करता किसी पॉसिबल आउटकम्स पर, बल्कि ये एक इट एड्रेसेस द रैशनल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, जो कि उस डेटा के बेस पर जो कि अभी हमारे पास मौजूद है। तो अभी मैंने जो बात की कि ये बेसिकली एपिस्टेमिक प्रोबेबिलिटी बेस करता है जिसमें एक हाइपोथेसिस होता है और एक एविडेंस होता है। जितना ज़्यादा एविडेंस ज़्यादा होगा हमारा जो हाइपोथेसिस है उतना ज़्यादा लाइकली होगा, इतना ज़्यादा वैलिड होगा। मिसाल के तौर पर आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक क्राइम सीन हुआ, एक बंदा जो है उसको कत्ल कर दिया गया, उसके जो खून लगा हुआ है हर जगह, वो फ्लोर पे भी खून है, घर में एक बीवी है ना, वो शी हैज़ नो एलिबी, जो नाइफ है उस पर उसका डीएनए मिलता है औरत का, उसकी वाइफ का, फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। तो जो डिटेक्टिव का एक हाइपोथेसिस होगा कि उसकी वाइफ इज़ गिल्टी ऑफ द मर्डर इज़ मोर लाइकली, क्योंकि एविडेंस जो है जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा वो गिल्टी उसमें होती जाएगी। ये होती है एग्जांपल एपिस्टेमिक जो है वो प्रोबेबिलिटी की। सो ये बात नहीं है कि इसके अंदर मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुई है, जो अभी फाइन ट्यूनिंग की बात की गई या फिर जो कॉस्मिक ऑर्डर की बात की, इट डज नॉट इवन टच दी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। ऑल दैट हैज़ बीन सेड इज दैट के जो फिजिकल जो लॉज मौजूद हैं वो डिफरेंट होते, और अगर उस डिफरेंट होने की वजह से जो कॉन्शियस लाइफ है वो कभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट ना कर पाती। तो इसके बाद एक दूसरा ऑब्जेक्शन जो किया जाता है वो ये है कि जो यूनिवर्स है हमारी वो मोस्ट यूनिवर्स इनहेबिटेबल है, यानी कि वहाँ पर जो इंसान नहीं रहते हैं वो हैबिटेबल नहीं फॉर द ह्यूमंस। तो ये जो है कैसे, यानी कि ये डिज़ाइन कहाँ है? तो बेसिकली ये ऑब्जेक्शन ये कहता है कि यूनिवर्स वो सपोज टू बी डिज़ाइन बाय द कॉस्मिक डिज़ाइन। अगर ये है तो फिर यूनिवर्स जो है सिर्फ और सिर्फ एक एक्सट्रीमली सिमिलर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स पर क्यों जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है? तो ये बेसिकली इस फॉल्स अजम्पशन बेस करता है कि हमारा यानी कि इस कॉस्मोस का जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को जो है वो लाइफ सस्टेन, ह्यूमन जो हैबिटेशन है। बेसिकली इस्लामिक थियोलॉजी के मुताबिक ये अजम्पशन फॉल्स है। इस्लामिक टेक्स्ट क्लियरली ये असर्ट करती हैं कि जो साइज़ है हमारी लाइफ परमिटिंग यूनिवर्स का वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट है टू दी इंटायर यूनिवर्स। तो जो पूरा जो कॉस्मिक ऑर्डर है वो यानी कि वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए जो है बनाया गया है, बल्कि उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट में ह्यूमन को जो है वो ज़िंदा रखना है। दूसरा जो ऑब्जेक्शन इसमें ये है कि जो खुदा ने एक इम्परफेक्ट यूनिवर्स क्यों बनाई? तो ये बेसिकली प्रीवियस जो ऑब्जेक्शन उसी से अराइज होता है कि जो है why would God design the bad would have the bad design, मतलब कि अगर यूनिवर्स है, डिज़ाइन है, तो फिर वो स्मॉल सेक्शन ऑफ द यूनिवर्स में जो है वो क्यों लाइफ एग्जिस्ट करती है? ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन जो डिनाई नहीं करता इस फैक्ट को यूनिवर्स जो है वो डिज़ाइन है। बेसिकली ये एबिलिटी ऑफ डिज़ाइनर को जो है बेसिकली एड्रेस करता है।
तो बेसिकली जो इस्लामिक कॉन्सेप्शन है ह्यूमन हैबिटेशन का वो ये है कि इसकी जो पार्ट ऑफ इट्स पर्पस इज़ टू हैव अ स्मॉलर सेक्शन ऑफ द यूनिवर्स जहाँ पर ह्यूमन जो है एग्जिस्ट कर सकें। तो इसका पर्पस ये नहीं कि पूरा का पूरा जो पर्पस है वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, बल्कि एक दिन तबाह हो जाएगा और फिर जो है इसमें यही जो मादा आप देख रहे हैं, ये जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स देख रहे हैं, इसी को जो है अल्लाह ताला दूसरी शक्ल में जो है तब्दील करके इंसान के लिए जो है वो जन्नत दोज़ख बनाएंगे। तो अब जो ऑब्जेक्शन है वो है वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन। बेसिकली ये एजर्ट करता है कि हमें सोचना नहीं चाहिए कि यूनिवर्स के अंदर क्यों फाइन ट्यूनिंग है या फिर क्यों जो है कॉस्मिक ऑर्डर, बिकॉज वी आर अलाइव, ठीक है। और अगर ये फाइन ट्यून ना होती तो हमारी एग्जिस्टेंस कभी भी पॉसिबल ना होती। सो इट सेज कि हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि यूनिवर्स हमें जो है वो परमिट करती है हमारे एग्जिस्टेंस को, क्योंकि बेसिकली ये समराइज़ करूँ मैं इसको 3 प्रीमिसेस के अंदर। ये कहते हैं कि इफ़ वी एग्जिस्ट तो मतलब लाजमी जो है यूनिवर्स के अंदर फीचर्स होने चाहिए जो कि हमारी एग्जिस्टेंस को प्रेफर करते हैं, परमिट करते हैं। दूसरा, हम एग्जिस्ट करते हैं। अब चूँकि हम एग्जिस्ट करते हैं इस वजह से यूनिवर्स के अंदर फीचर्स हैं। ये कंक्लूजन ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो मिसप्लेस कंटेंशन है, ठीक है, मतलब डिडक्टिविटी तो ठीक है लेकिन ये गलत चीज़ है। क्यों? फाइन आर्ग्यूमेंट जो है, ये ट्यूनिंग है, ये एजर्ट नहीं करता इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि यूनिवर्स जो हमारी एग्जिस्टेंस है वो फिट होती है विद द फाइन ट्यूनिंग। ये मसला नहीं है। मसला असल में ये है कि इम्प्रॉबेबिलिटी ऑफ दीज थिंग्स, मतलब ये ऐसा भी हो सकता था कि ऐसा ना होता, कुछ और होता, ठीक है। और एक ही यानी कि लॉ के मतलब स्लाइटर चेंज होने से पूरा का पूरा निज़ाम जो है दरम बरम हो सकता था। लॉज ऑफ द फिजिक्स एंड द यूनिवर्स कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट लॉज। एग्जाम्पल लीजिए, एक बंदा है, उसको किसी ने पकड़ लिया डाकुओं ने और उसको टाइम मशीन में डाल दिया। ये साल है 1200 का। वो बंदा हुआ है बंदा एक ट्री से, एक 100 नेटिव अमेरिकन जो है उस पर एरोज जो है वो एम किए हुए हैं और उनका निशाना ऐसा है कि वो एक मक्खी को भी जो है चलते हुए घोड़े पर आँख ब्लाइंड फोल्ड करके जो है मार दें। अब वो बंदा जो है वो उनमें से एक है, वो काउंट डाउन करता है 1 2 3 और एक उनमें से कहता है कि फायर। वो शख्स जो कि बंदा हुआ है आंख बंद करता है, खोलता है, देखता है मैं अलाइव हूँ। अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं। पहला कि वो जो बंदा है वो सरप्राइज़ ना हो कि वो अलाइव है, बिकॉज़ वो अगर अलाइव ना होता तो पता ही ना होता कि वो अलाइव है, ठीक है। और दूसरा ये कि उसको एक्सट्रीमली सरप्राइज होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, इम्प्रॉबेबिलिटी पर के ऑफ दैम मिसिंग, ठीक है। तो एंथ्रोपिक जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली बेस करता है फर्स्ट पर एक्सप्लेनेशन पर कि वी शुड बी सरप्राइज अबाउट इट बिकॉज वी आर अलाइव। और दूसरा जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो दूसरे पर बेस करता है कि जी ऐसा नहीं हो सकता था, वी शुड बी सरप्राइज्ड ऑफ द इम्प्रॉबेबिलिटी ऑफ दीज फीचर्स परमिटिंग आवर एग्जिस्टेंस। सो दैट्स वाई ये ऑब्जेक्शन भी फॉल्स है। अब जो आर्ग्यूमेंट है, जो ऑब्जेक्शन ये पेश करते हैं वो ये है कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि लाइफ जो है वो स्पेशल है। वो कहते हैं कि जी अगर जो सेंटिएंट लाइफ है उस पर फाइन ट्यूनिंग ना होती तो यूनिवर्स पर होती, और यूनिवर्स पर ना होती तो सब एटम जो है पार्टिकल्स पर होती। तो यू कैन नॉट से कि जो फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट है ये किसी भी चीज़ पर अप्लाई हो सकती है। बेसिकली ये फॉल्स है 2 चीज़ों रीज़न की वजह से। सबसे पहले कि यूनिवर्स जो है अगर फाइन ट्यून ना होती ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, खुद उसकी जो फाइन ट्यूनिंग है वो भी एक्सप्लेनेशन सीख करती कि जी सेलेशियल बॉडीज़ हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक बड़ी यानी ज़बरदस्त तरीके से वो अरेंजमेंट उनके अंदर है। तो ये भी एक्सप्लेनेशन दरकार जो है इसके अंदर है। दूसरी बात कि लाइफ, स्पेशली जो कॉन्शियस लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस वजह से ये एक रैशनल माइंड का मतलब मार्क है कि वो जो है इस पर हम एक्सप्लेनेशन सोचें कि इतनी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये कहाँ से आई, और ये एक यानी कि फिजिकल लॉस पे बेस करती है। तो ऐसा भी हो सकता था कि ये जो है वो ना होता। अब एक लास्ट जो इसमें आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है, जो ऑब्जेक्शन है वो है कि आप ये अज्यूम करते हैं, जो फाइन ट्यूनिंग है वो ये अजम्पशन में बेस करती है कि जो लाइफ जो है वो सिर्फ कार्बन बेस्ड ही हो सकती थी, और अगर मुख्तलिफ लॉस होते फिज़िक्स के फॉर एग्जांपल, या फिर और कोई यानी कि तो जो यानी कि ये कार्बन बेस्ड लाइफ ये ना होती, नॉन कार्बन एलिमेंट्स होते, और जो कॉस्मिक ऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता। बेसिकली ये इस हाइपोथेसिस पर बेस नहीं करता फाइन आर्ग्यूमेंट ट्यूनिंग। बेसिकली फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट इस पर 2 अजम्पशंस, रीजनल अजम्पशन बेस करता है कि फर्स्ट जो कॉन्शियस लाइफ, इंटेलिजेंट लाइफ है उसको एक एनर्जी सोर्स की जो है वो एक्सप्लेनेशन दरकार है, वेदर वो लाइफ कार्बन बेस्ड हो या ना हो। मिसाल के तौर पर ग्रेविटी के बगैर स्टार्स जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकते, स्टार्स के बगैर एडिक्वेट सोर्स ऑफ एनर्जी मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, जो लाइफ है उसको, जो कॉन्शियस लाइफ है उसको उसको किसी तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी दरकार है। मिसाल के तौर पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अगर स्लाइटली चेंज होती तो एटम्स कभी भी जो वो पॉसिबल ना होते, और अगर कभी भी यानी कि मुमकिन ना होता कि चीज़ें जो है वो पैदा होती, बिकॉज सिर्फ एक हाइड्रोजन रह जाता
और ये इनकंसीवेबल है कि हाइड्रोजन से सारा का सारा जो है वो कॉन्शियस जो बीइंग है वो एग्जिस्ट करता। तो फिजिकल लॉज डिफरेंट होते तो एनी फॉर्म ऑफ स्टेबल एंड कॉम्प्लेक्स लाइफ कुडंट एग्जिस्ट। सो ये एक रेशनल कोहेरेंट जो है एक मतलब थॉट्स हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए। अब बात ये है कि जो इंट्यूटिव ये जो फाइन ट्यूनिंग है ये इतने ज़्यादा इंट्यूटिव, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कोई भी जो है इसको चैलेंज नहीं कर सकता। कोई भी थ्योरी, कोई भी साइंस, कोई भी जो है वो आर्गूमेंट इसको चैलेंज नहीं कर सकता, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी दलील है इन द फेवर ऑफ गॉड। सो ये था एपिसोड 8। इंशाल्लाह एपिसोड 9 के अंदर देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है वो किस तरीके से बेस्ट एक्सप्लेन होती है बाय रिलीजन, स्पेशली इस्लाम। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।